नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूं, तो आज हमारा जो ये हिस्ट्री का क्लास है ये तीसरा पार्ट है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इससे क्या होगी, जो हम लोग आप लोगों को यहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे वो आप उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक 2 क्लास में जो हम लोगों ने किया था वो पाषाण युग किया था, फिर हम लोग ने वैदिक सभ्यता की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की थी। तो आज क्यों ना उसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ एक 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ, लगभग 50 के आसपास में। उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो महाजनपद आज का हमारा टॉपिक है। तो जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन यह है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज थी वह किसने की थी। तो दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका स्थल कलिबंगा किस प्रदेश में था। तो वह है राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो कालीबंगा से हुआ था। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिलता है। तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। पाषाण युग, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो शिकार करना था, क्योंकि वहां पे वो लोग को और कुछ पता नहीं था, तो वो लोग सिर्फ जानवरों का शिकार करते थे और उसी को खाना खाते थे। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो पूरा पाषाण युग में हुआ था। फिर पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो नव पाषाण युग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता सर्वप्रथम घोड़े का खोज में का अवशेष कहाँ मिला था। तो सुरकोद्रा में मिला था। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य की सभ्यता पर की जो सभ्यता थी उसकी जो मुद्रा थी उस पर किस देवता का चित्र अंकित था। तो अश्वशिव का था। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है। तो वह मृतकों का टीला है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है। तो बैल का हुआ है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो लोथल। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो व्यापार था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने हुए थे। तो ईंटों के बने हुए थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सबसे ज्यादा उपयोग करते थे। तो कपास की फसल। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो तांबे का किया था। हड़प्पा के निवासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे। तो लोहे से नहीं थे वो लोग प्रचलित। उसके बाद आते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कलिबंगा किस स्थान में है। तो राजस्थान में है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो शतरंज में रखते थे। हड़प्पा की सभ्यता का मुख्य स्थल रोपड़ किस नदी पर बना है। तो सतलज नदी पर बना है। सिंध सभ्यता किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी। तो जौ और गेहूं थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में, रंगपुर कहां थी। वो सौराष्ट्र में थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने कराई थी। सर जॉन मार्शल ने कराई थी। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को। आर्य का अर्थ, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। श्रेष्ठ और कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी। तो संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की। तो लोहे की की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस देवता पर विश्वास करते थे। तो मातृशक्ति पर। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी। तो सेलखड़ी से बनी थी। किस स्थान से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इस समय कहां स्थित है। तो सिंध पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो शल्व सूत्र। फिर बढ़ते हैं आगे। वेदों की संख्या कितनी है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कितनी है। 4 वेद है। कौन कौन से। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद इनमें से कौन सी थी। तो ऋग्वेद थी। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। तो ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज्य चिन्ह में लिखा हुआ सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। तो सामवेद को। शल्व सूत्र किस स्थिति से, किस विषय से संबंधित है। जयमेती से, मतलब गणित से। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। तो इसका जो श्लोक का अस्तोमा सदगमय ये कहां से लिया गया है। तो ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत से आकर सर्वप्रथम कहां बसे थे। तो पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो उसका उत्तर होगा 9वां मंडल।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो ऋग्वेद में है। जो और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य भगवान को। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो भागवत गीता। पुराणों की संख्या कितनी है? 8। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? तो प्रकृति का। और किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र का। तो ये थे हमारे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद का। तो महाजनपद क्या थी? महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में इसका उल्लेख कई बार हुआ है। जब हम लोग कल बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब हम लोग वीडियो देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा महाजनपद में कौन कौन सा इसमें शामिल था। ईसा पूर्व 6वीं व 5वीं शताब्दी को प्रारंभिक भारत के इतिहास का एक प्रमुख मोड़ के रूप में माना जाता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में वैयाकरण पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया था। इनमें से 3 थे कौन कौन? मगध, कौशल तथा वत्स को महत्वपूर्ण माना गया है। बौद्ध ग्रंथ उक्त निकाय महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो वो 16 इस प्रकार हैं। पहला अंग, दूसरा अस्मक, तीसरा अवंती, चौथा चेदी, 5वां गांधार, 6ठा काशी, 7वां कंबोज, 8वां कौशल, 9वां कुरु, 10वां मगध, 11वां मल्ल, 12वां मत्स्य या मच्छ, 13वां पंचाल, 14वां सूरसेन, 15वां वज्जी और 6ठा वत्स या वंश। तो आगे हम लोग अब इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ब्रीफली कि कैसे कैसे कौन कौन सा महाजनपद था और कौन सा शक्तिशाली था, कौन सा नहीं था। तो पहला महाजनपद आते हैं अंग। अंग क्या था? यह मगध के पूर्व में था। वर्तमान के बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी। मगध के साथ हमेशा इसका संघर्ष चल रहा था और अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित करके अपने में मिला लिया तथा इसकी राजधानी जो थी चंपा कर दी, उसको चंपा ही रहने दी। अस्मक या अस्मक ये क्या थी? ये दूसरी नंबर महाजनपद थी। इसमें क्या हुआ था कि दक्षिण भारत का एकमात्र यह महाजनपद था जो कि नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच अवस्थित इस प्रदेश की राजधानी पोतन थी। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता था। धीरे धीरे यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। अब हम लगाते तीसरे महाजनपद की ओर। यह क्या थी? अवंती। अवंती महाजनपद क्या थी? तो अवंती जनपद महाजनपद यह थी कि आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती महाजनपद थी। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। प्राचीन काल में यहाँ जो थे है वंश का शासक चलता था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, चेदी। चेदी क्या था कि वर्तमान में बुंदेलखंड का इलाका यह था चेदी। इसकी राजधानी थी शक्तिमती। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी है। शिशुपाल यहाँ का राजा हुआ करता था। अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर, क्या है? गांधार। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र और कश्मीर का कुछ भाग गांधार के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसे आधुनिक कांदाहार से भी जोड़ने की गलती कई बार लोग कर देते हैं, जो कि वास्तव में इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित है। और कहाँ है यह? तो अफगानिस्तान में कांदाहार। आपको पता ही होगा कांधार में किसका शासन चलता था। तो वो हम लोग जब आगे मुगल शासन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस समय आएगा कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो वह उस समय क्या था? कांधार से रिलेटेड था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, 6ठा नंबर, काशी। इसकी राजधानी थी वाराणसी, जो कि वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी हुई थी। वर्तमान की वाराणसी व आसपास का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इसका कौशल राज के साथ संघर्ष रहता था। गुलित जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। तो यहाँ पर एक डिस्कस हुआ है जैन धर्म पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से यह बताना है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे। नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 7वां नंबर है कंबोज। गांधार कश्मीर के उत्तर आधुनिक पामीर का पठार था। उसके पश्चिम बदखशां प्रदेश कंबोज महाजनपद कहलाता था। हाटक या राजपुर इस राज्य की राजधानी थी। यह भारत से बाहर स्थापित थी। कौशल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र में शामिल थे। इसकी राजधानी अयोध्या थी। द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती के बारे में आपको बता देता हूं कि बुद्ध, जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि भगवान बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौशल के एक राजा कंस को पाली ग्रंथियों का बारान सिंहो कहा गया है। उसी ने काशी को जीतकर कौशल में मिला दिया था। कौशल देश के राजा प्रसेनजीत थे। अब आते हैं 9वें नंबर, कुरु।
आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली या यमुना के नदी के पश्चिम वाला अंश कुरु कहलाता था। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ जो अभी दिल्ली में है वो कहलाती थी। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र में इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। जातक कथाओं में सूत, सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए। अब हम लोग आते हैं अपने 10वें महाजनपद की ओर। तो जो 10वां हमारा महाजनपद था वह था मगध। मगध जो था महाजनपद दक्षिण बिहार के पटना व गया जिले पे स्थित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो चारों तरफ पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिव्रज के नाम से भी जानी जाती थी। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ के बाद जरासंध यहाँ का शासक था। सभी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में इसको जाना जाता था। इस पर हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश आदि ने शासन किया था। अब आते हैं 11वें नंबर, कौन सा है ये? तो मल्ल। मल्ल क्या है? यह भी एक गणसंघ था, यह गोरखपुर के आसपास मिलता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि मल्ल की 2 शाखाएं थी। एक थी राजधानी कुशीनारा थी, जो वर्तमान में कुशीनगर है, और दूसरे की राजधानी पावा या पाव थी, जो वर्तमान में फजील नगर है। तो कुशीनगर भी हम लोग पढ़ेंगे किसमें? बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे कल के क्लास में। अब हम लोग आगे आते हैं 12वां नंबर महाजनपद। ये क्या है? मत्स्य या मत्स्य। इस स्थान में अलवर के भरतपुर जिले के राजस्थान के अलवर तथा भरतपुर जिले तथा जयपुर जिले के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी और यहाँ के लोग ईमानदार हुआ करते थे। 13वां नंबर महाजनपद है पांचाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पांचाल की 2 शाखाएं थी, उत्तरी और दक्षिण। उत्तर की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिण की राजधानी थी कामपिल्ली। मध्य दोआब के क्षेत्र बदायूं फर्रुखाबाद। चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक भी कहा जाता था इसे। सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंतीपुत्र यहाँ का राजा हुआ करता था। पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा जाता था। यदुवंश जैसे आप लोगों को पता है कि कृष्ण भगवान को भी यदुवंशी कहा जाता है। अपने ज्ञान बुद्धि और वैभव के कारण यह नगर अत्यंत प्रसिद्ध था। भारत में कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर किया जाता है। वह 4 स्थान कौन कौन से, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम लोग अब आते हैं अपने 15वें नंबर महाजनपद। ये क्या था? वज्जी या वृजी। यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था, जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर जिले शामिल थे। अब आते हैं हम लोग 16वें और आखिरी महाजनपद की ओर। यह क्या था? वत्स या वंश। उत्तर प्रदेश के प्रयाग, आधुनिक प्रयागराज के आसपास केंद्रित था यह स्थान। पुराणों के अनुसार राजा निक्षु ने यमुना नदी के तट पर अपने राजवंश की स्थापना की थी, जब हस्तिनापुर का राज का पतन हो गया था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी भी हम लोग पढ़ेंगे आगे बौद्ध धर्म में। तो और हमारा जो आज कमेंट का क्वेश्चन था क्या था कि व्हाट इज द रैंक ऑफ पार्श्वनाथ इन द तीर्थंकर ऑफ द जैन धर्म, मतलब पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे। तो ये आप हम लोगों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का महाजनपद का। कल हम लोग जो मिलेंगे वह मिलेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक और शेयर करके बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा मैथ का और जनरल नॉलेज का जो करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है राम सर और राजेश सर के द्वारा और प्रज्ञा मैम के द्वारा, यह भी बताएं कि वो क्लास आपको कैसा लग रहा है। यदि आप लोग थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि हाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में अच्छे से रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। और जो भी दिक्कत हो पढ़ाई के माध्यम से वह हमसे शेयर करें, हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप लोग वहाँ जा करके भी हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोग PDF भी देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि जो मैंने 2 वीडियो अभी यहाँ पर दिया था इसके पहले, वह दोनों वीडियो का भी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप लोग अभी चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो दोनों वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इस तीसरे वीडियो को देखें। तो आप लोग अच्छे से रहें, घर में रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।